आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शहज़ादी इरम अमीन है। मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में। आज हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं एक फ्री वेबिनार के लिए। उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूँ हमारे इदारे के बारे में। आप अगर फेसबुक पर जाते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं PIPRC पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ऐसा नज़र आता है, ये इसकी लुक है। हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि कोर्सेज भी शामिल हैं, डेवलपमेंट कोर्सेज भी शामिल हैं, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड स्पीच पैथोलॉजी की फील्ड्स में हम लोग काम करते हैं। तो अगर आपको काउंसलिंग चाहिए हो, थेरेपी चाहिए हो, कोई ट्रीटमेंट के हवाले से मसले मसाइल अगर चल रहे हैं, आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन चाहिए, तो आप हमसे इस पेज पर रब्ता कर सकते हैं। ये मैसेज का बटन यहाँ पे दिया गया है, आप अपना मैसेज आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। एक मुनासिब सी फ़ी होती है, वो आप पे करते हैं जल्द कैश या इजी पैसा के ज़रिए, और उसके बाद आपको हम डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट है, उसके साथ हम आपको कनेक्ट करवा देते हैं और आपकी और उस मुतल्लिका डॉक्टर की जूम पर हम मीटिंग करवाते हैं जहाँ पे आप अपने मामलात को डिस्कस कर सकते हैं फुल प्राइवेसी के साथ विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, ये जी शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं आज के वेबिनार की जानिब। हमारे साथ आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं मैम हिरा, डॉक्टर हिरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा, आप हमारे साथ हैं? जी डॉक्टर हिरा, आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा, आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या आप हमारे साथ हैं? क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? ओके, हुज़ैफ़ा का रिस्पांस आया है। थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा फॉर रिस्पॉन्डिंग। जी डॉक्टर हिरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम। क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खैर। जी जी, हम आपको वेलकम कहते हैं डॉक्टर हिरा हमारे PIPRC प्लेटफॉर्म पे, और आपको स्लाइड शेयर करने की इजाज़त दे दी गई है। अपनी तरफ से आप स्लाइड शेयर कर सकती हैं। थैंक यू इरम। यू आर मोस्ट वेलकम मैम, एंड ओवर टू यू। आप स्टार्ट कर सकती हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैम हिरा, आपकी स्क्रीन हमें शो नहीं हो रही। 1 मिनट प्लीज। जी ज़रूर। अगर ज़्यादा मसला है तो हम यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देते हैं, आप उसको प्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ एवरीवन। लीजिए जी, क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको? चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए क्या सबको स्क्रीन शो हो रही है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। जी डॉक्टर हिरा, आप स्टार्ट कर सकती हैं। जी डॉक्टर हिरा हैं हमारे साथ? जी मैम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे माय टॉपिक about cholecystitis and cholecystectomy. It is about gallbladder disease.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस का जो है कनेक्शन वो हमारे लिवर से होता है। जी जी डॉक्टर हिरा, आपकी आवाज़ हमें आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिरा, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है और हम आपको सुन नहीं पा रहे। क्या आप हमारे साथ हैं? डॉक्टर हिरा, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। My जी, mic has little issue, so that's why. कोई So मसला नहीं है। कोलिलिथियासिस जो है, आप पिछली स्लाइड पे जाइएगा प्लीज। सॉरी, कौन सी स्लाइड पे? कोलिलिथियासिस जो फर्स्ट आप जी जी इंट्रोडक्शन स्लाइड। जी कोलिलिथियासिस है, ये कंडीशन होती है जिसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे बाइल जो कॉमन बाइल डक्ट है गॉल ब्लैडर की, उसमें ना स्टोर होने लग जाता है जब हम ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं। लिपिड रिच डाइट जब हम लेते हैं तो म्यूकोसल चेंजेस आ जाते हैं हमारे, और अब्जॉर्प्टिव पावर जो है गॉल ब्लैडर की वो डिक्रीज हो जाती है। तो बाइल जो है ना वो फूड के अंदर ना अच्छी तरह डिजोल्व हो पाता है, और उसकी जो कंसंट्रेशन है बाइल की, या तो कभी वाटर की मिकदार ज्यादा होती है बाइल में और बाइल कम होता है, तो इसकी वजह से ना प्लेक फॉर्मेशन होती है कोलेस्ट्रॉल की गॉल ब्लैडर के अंदर, जिसकी वजह से गॉल स्टोन्स बन जाते हैं। तो जब गॉल स्टोन्स बनते हैं तो फिर हमारे पास एक यही कंडीशन बनती है, अगर गॉल स्टोन्स बड़े हैं कि हमें ना सर्जरी करनी पड़ती है। तो मोस्टली जो कोलेस्टाइटिस के पेशेंट्स होते हैं वो ओवरवेट होते हैं, फैटी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई था उनमें, म्यूकोजल चेंजेस आ जाते हैं, यानी थिक हो जाती है उनकी म्यूकोजल लेयर, कॉमन बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, और डिक्रीज सॉल्युबिलिटी रेशो होती है, यानी वो फूड के साथ सही तरीके से सॉल्युबल नहीं हो पाती, और जो इमल्सिफाई करती है फैट को वो अपना काम नहीं कर पाती सही से। इसलिए इस तरह की कंडीशन को डील करने के लिए कोलेक्स्टेक्टोमी की जाती है। कोलेक्स्टेक्टोमी का मतलब है कि सर्जरी करना, रिमूव करना गॉल ब्लैडर को बाय डिफरेंट सर्जिकल मेथड्स, जो हमारे पास दो तरह के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज इरम। फर्स्ट इसमें जो सिम्टम्स होता है ना, हम घर में भी चेक कर सकते हैं कि ना किसी को कोलेक्स्टेक्टोमी है या नहीं, यानी फर्स्ट जो हमारा अंदेशा होता है हम चेक कर सकते हैं। तो फिजिकली हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारी राइट साइड है ना, चेस्ट के नीचे थोड़ा सा बिलो हम हाथ रखेंगे अपना, और जब वो सांस लेगा पेशेंट तो वो पेन फील करेगा। अगर उसे पेन हो रहा है ज्यादा कम, वो डिपेंड करता है। अगर उसे ज्यादा बहुत ज्यादा पेन होती है तो हम टेस्ट की तरफ जाएंगे, फिर हम लीवर और गॉल ब्लैडर के टेस्ट करवाएंगे उसके। ये फर्स्ट टाइम फिजिकल एग्जाम है जो हम घर पर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे आते हैं केमिकल टेस्ट आते हैं, और क्रोनिक और एक्यूट टाइप आती है कोलेक्स्टेक्टोमी की। कैसे हमने इसे डील करना है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। फैटी फूड्स प्लीज किस नेक्स्ट तरह स्लाइड। होते हैं? जी
जी तमाम फैटी पार्टिसिपेंट्स फूड से किस तरह ये होता जी बच्चे सभी तालिब इलम से जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चंस आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, खुद को अनम्यूट नहीं करेंगे, उससे डिस्टरबेंस होती है। आपके तमाम सवालों के जो जवाबात हैं वो इंशाल्लाह वेबिनार के एंड में डॉक्टर साहिबा प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। बीच में इंटरप्शन मत कीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जी मैम हीरा, आप कंटिन्यू करें। इरम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड शो कीजिएगा। तो देन जो टेस्ट आते हैं इसके अंदर हम हीरा स्कैन, कोलेक्टाइटानिग्राफी बताते हैं। ये जो है रेडियो एक्टिव टेस्ट होता है, और जो ये ना थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन अगर हम लोअर टेस्ट में आ जाए जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये भी हमें काफी हद तक बता देते हैं कि अगर किसी को गॉल स्टोन्स हैं और कितनी उसकी कितना साइज है, उसके मुताबिक अगर उसे सर्जरी की जरूरत है तो वो सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं, वरना हम उसे डाइट के जरिए और मेडिसिन के जरिए ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज इरम। अच्छा, ये जो दो टाइप की सर्जरी होती है गॉल ब्लैडर की, इसमें लेप्रोस्कोपिक आती है और एक ओपन सर्जरी होती है। जो ओपन सर्जरी होती है उसमें ब्लड लॉसेस का ना बहुत ज्यादा खतरा होता है, और ना जिस्म को ना ओपन ही किया जाता है लार्ज एरिया तक, तो वो ज्यादा पेनफुल होता है। जो अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ज्यादा की जाती है, क्योंकि अब ना पेशेंट्स गॉल ब्लैडर के ना बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल्स में, तो जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ना वो एडवांस सर्जरी है। इससे ये होता है कि डिफरेंट पॉइंट्स पर इंसिजन कर कर और फिर गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है, और ओपन सर्जरी में वो पूरा ओपन करना पड़ता है। अब ओपन सर्जरी की जो है ये वजह है ना करने की, कि इससे एक तो हीलिंग बहुत टाइम लगता है हीलिंग में, और ना पेशेंट जल्दी से अगर किसी को वर्क वगैरह तो वो जल्दी अपने काम की तरफ नहीं जा सकते हैं, नहीं लॉन्ग ड्यूरेशन उसको रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन जो लेप्रोस्कोपिक है वो 1-2 वीक में सही यानी जा सकता है काम पे। टू टाइप्स आ जाती हैं लेप्रो की सर्जरी की, कोलेक्टेक्टाइटिस की, एक्यूट कोलेक्टेक्टाइटिस और क्रोनिक। अब इनके सिम्टम्स इन्होंने बताए हैं कि जो हमारा एक्यूट होता है वो हमारी पेन कहाँ से बिगिन होता है। 95% जो है पीपल की ना वो एक्यूट की होती है, जो शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन ना ये ज्यादा खतरनाक होती है। पेन बिगन फ्रॉम मिड टू अपर राइट एब्डोमेन। आप ये देख सकते हैं जो हमने फिजिकल एग्जाम किया था उसमें हमें ये काम आता है कि हम मिड टू अपर राइट एब्डोमेन के नीचे स्प्रेड राइट शोल्डर ब्लेड और बैक की तरफ हम इसका पेन देखेंगे। अगर पेन स्ट्रॉन्ग है 15 to 20 मिनट तक, अगर खाना खा लिए 15 to 20 मिनट के बाद हमने देखना कि वो सांस लेगा और उसको पेन होता है, तो हम कंसीडर करेंगे कि मेडिकल इमरजेंसी, तो हम उसको उसके आगे टेस्ट करवाएंगे। हम क्रोनिक की तरफ जाते हैं तो अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, टेंडरनेस आ जाएगी, यानी स्टिफ हो जाती है आपकी एब्डोमेन साइड। जब इसे टच करते हैं तो यानी स्टिफनेस होती है और उसको पेन फील होता है। नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर इसका 100.4 डिग्री होगा। इल्स, और आफ्टर ईटिंग स्पेशली फैटी फूड जब वो खाएगा ना तो उसे क्रैम्प शुरू हो जाते हैं। क्रैम्प्स किस लिए होता है? कोलेसाइटोकाइनेसिस, सीके एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि ना गैस्ट्रिक एम्पटाइम को रोकता है। वो मैं आपको उसका आगे बताऊंगी सारा कि वो क्या काम करता है। जब भी कोलेस्टेक्टिस के पेशेंट ज्यादा फैटी फूड खाएंगे ना तो उन्हें पेन होता है। तो आप ये अपना एक इंडिकेशन रख सकते हैं कि अगर आपने या खुदा ना खास्ता जिसने भी आपकी फैमिली मेंबर ने फैटी फूड खाया और उसे पेन होता है, तो आप चेक कर सकते हैं लोअर एब्डोमेन में, और फिर आप पता चल सकता है और आप उसके फर्दर टेस्ट करवा के उसको क्योर भी कर सकते हैं अगर वो इनिशियल स्टेज से। नेक्स्ट प्लीज इरम। रिस्क फैक्टर्स जो आते हैं वो फैमिली हिस्ट्री आ जाती है उनकी। वुमेन जो होती है ज्यादा एज्ड वुमेन जो होता है ये यानी, और यंग अडल्ट वगैरह में नहीं होता, तो ज्यादा उनमें होता है जो हाई जंक फूड फैटी फूड खाएंगे, ओवरवेट होंगे, ओबीस, डायबिटिक्स में आ जाएगा ये। अमेरिकन में ज्यादा होता है क्योंकि वो ये फैटी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। स्कैंडिनेवियन और हिस्पैनिक कंट्रीज वही, क्योंकि उनकी फूड हैबिट बुरी होती है इसीलिए। वुमेन जो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही होती है, यानी ये पिल्स होती है बर्थ कंट्रोल के लिए जो वो लेती हैं, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती है, तो इनको भी ये गॉल ब्लैडर डिजीज हो सकती है।
और वेट, हमें ना वेट अपना रैपिडली लॉस नहीं करना चाहिए। एक एक हद है कि आप एक वीक में 1 kg लॉस करें या 0.5 kg। तो इससे अगर ज्यादा आप 2 kg 3 kg एक वीक में लूज करेंगे तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, इनका बायस बन। तो बीइंग ओवरवेट, डायबिटीज, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। क्रोहन डिजीज जिन्हें होती है, क्रोहन डिजीज में ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा रिलीज होता है इन लोगों में, जिसकी वजह से ना गॉल स्टोन बन जाते हैं। और सिरोसिस होता है, लीवर की कंडीशन होती है जिसमें लीवर कंप्लीटली ना डैमेज हो जाता है। जब लीवर डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है कॉमन बाइल डक्ट पे भी अफेक्ट होगा और हमारा बाइल सिक्रीशन भी अफेक्ट होगी और गॉल स्टोन होने का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेचुरल रेमेडीज जो हम घर में कर सकते हैं वो, फर्स्ट मैग्नीशियम पाउडर आता है। मैग्नीशियम पाउडर हमारी जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह इस सब पे करने से रोकता है। ये लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है और जो डैमेज होते हैं लीवर में उनको क्योर करता है। टर्मेरिक यूज हम कर सकते हैं। और हीट कंप्रेस, यानी अगर किसी को पेन है लोअर एब्डोमेन में तो हम हीट कंप्रेस दे सकते हैं, यानी टॉवल वगैरह वार्म वाटर में करके या वैसे हीट में करके हम लगा सकते हैं। एप्पल सीडर विनीगर और पेपरमेंट टी। पेपरमेंट टी का ये होता है कि कुछ लोगों को ये दर्द बढ़ा भी सकता है, लेकिन मोस्टली पीपल्स में ये बहुत ज्यादा। ये मैग्नीशियम पाउडर ये बाजार से मिलता है, यानी घर में नहीं बना सकते। मैग्नीशियम पाउडर हमारे या तो फूड में मिलता है, लेकिन वो तो पूरा एक मैकेनिज्म होगा और वो इमीडिएटली वर्क नहीं कर सकते, तो हमें बाजार से ये मिलेंगे रेडीमेड फॉर्म में मैग्नीशियम पाउडर। एप्पल सीडर विनीगर बना सकते हैं, वो उसके जो बीज होते हैं एप्पल सीडर के, उससे पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं आप, वरना विनीगर से चले जाएं। पेपरमिंट टी पुदीने की चाय होती है, वो टर्मेरिक यूज आप कर सकते हैं किसी भी चीज में, खाने में। नेक्स्ट, मेडिकेशन जो उन्होंने बताई है, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स हमें पता है। जब हम मेडिकेशन करते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें नॉन स्टीरॉयडल लेनी है, इसमें स्टीरॉयडल नहीं लेनी, क्योंकि स्टीरॉयड जो होते हैं वो लिपिड डिपेंडेंट होते हैं। पहले ही उसे एक कोलेस्ट्रॉल प्लेग है, तो हम अगर उसे स्टीरॉयडल देंगे तो वो उसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो लेविसिन ये सब हमारी तो नहीं है काम की, लेकिन मैंने एज इंफॉर्मेशन ये दी है यहाँ पे। यूसोडाइल के भी साइड इफेक्ट्स हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मेडिकेशन की तरफ ना आए और इनिशियल स्टेज पे ही अपने मेजर्स ले लें। अपनी डाइट में ऐसे चेंजेस करें कि हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी तक ना पहुंचे। नेक्स्ट, ये जो है प्रिडिक्शन ऑफ कोलेस्टेसिस है। सीबीडी है कॉमन बाइल डक्ट। अब वो इन्होंने इनका साइज बताया हुआ, सीबीडी स्टोन और ट्रांस एब्डोमिनल यूएस क्लिनिकल असेंडिंग कोलेंजाइटिस बिलिरुबिन। अब जब हमने देखना कि बिलिरुबिन अगर ग्रेटर देन 4 मिलीग्राम पर डीएल है, हम इसको ब्लड में भी देख सकते हैं, सीरम यानी हमारा सीरम बिलिरुबिन कहेंगे इसे, और हम इसको यूरिन एनालिसिस में भी देख सकते हैं। तो अगर बिलिरुबिन है ग्रेटर देन 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो इसका ये वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि वो गॉल गॉल ब्लैडर की डिजीज है, उसको गॉल स्टोन हो गए हैं। फिर स्ट्रॉन्ग जो थोड़ा इससे कम स्ट्रॉन्ग है तो 6 मिलीलीटर गॉल ब्लैडर इन, यानी इन साइड द बॉडी 6 मिलीमीटर का है गॉल ब्लैडर स्टोन। डायलेटेड सीबीडी होगा, वो हमारी डायलेट हो जाएंगे सीबीडी, फैल जाएंगी, तो प्लेग की वजह से वो डायलेट हो जाएंगे। बिलिरुबिन लेवल हमारा 1.8 to 4 तक चला जाता है। मॉडरेट पर जब हम आते हैं तो बायोकेमिकल टेस्ट अदर देन बिलिरुबिन, एबनॉर्मल लीवर बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं हमारे। बिलिरुबिन को इसमें नहीं हम देखते, जो दूसरे टेस्ट देखेंगे उसमें पता चलेगा कि लीवर अगर डैमेज है तब भी गॉल ब्लैडर के इशू का होता है हमें। एज, इसमें जो मॉडरेट में है, एज है 55 ईयर्स और ओल्डर में हम देख सकते हैं क्लिनिकल गॉलस्टोन पैंक्रियाटाइटिस, यानी गॉलस्टोन लीवर और पैंक्रियाज ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए
ये इशू हमें होते हैं। अब डाइट आ जाती है, जो हमारी डाइट में डार्क लिपिड, अब हमें जरूरत क्या होती है, हमें फैटी, हर्बल, स्पोर्टिव एंटीऑक्सीडेंट, लीवर की जरूरत होती है, हर्बल फैटी स्पोर्टिव एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यानी हमें कहाँ से मिलेंगे, ग्रीन टीज वगैरह से। और जो लीवर प्रोटेक्टिव हमें चाहिए होते हैं कि वो हमारे लीवर को ऐसी डाइट्स हो जो लीवर को डैमेज ना करे। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो ये हमारे लिए ना बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, हमारे लीवर को डैमेज करते हैं। तो कोशिश करें कि हम कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी ना दें, जो कोलेस्ट्रोमी के पेशेंट्स हैं उनको। एडिकेट कैलोरी इनटेक करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत इशू होता है कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे मैनेज होने चाहिए। वाइटामिन जो हम हमें लेने चाहिए वो फैट सॉल्युबल, क्योंकि हम एक तो हमारी कॉमन बायोडक्ट में फैट लेक बन गया। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा फैट डिजॉल्व हो, मेटाबोलाइज हो, तो हमें फैट सॉल्युबल वाइटामिन लेने, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब इनके अच्छे सोर्स कौन से हैं, हमने सैचुरेटेड की तरफ नहीं जाना, अनसैचुरेटेड हो, और ऐसे सोर्स हो जो ओमेगा 3 भी दे हमें, पॉली अनसैचुरेटेड दे, क्योंकि पॉली अनसैचुरेटेड बहुत हेल्पफुल होते हैं मेटाबोलाइज करने में फैट को। जो ए है, ए बी ई और सी, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हम डाइट से ले सकते हैं। डाइट में हम लेंगे टोमेटो, स्पिनच, कैबेज, इससे हमें मिलेगा विटामिन ए। नट्स जो होंगे, हमने सोया नट्स और पिस्टैचियो लेना है, पिस्टैचियो और सोया नट्स लेना है। और वॉलनट्स और ये इस तरह के एलमंड्स वगैरह नहीं लेने, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है। सोया नट्स का 8 है और पिस्टैचियो का 15 है। उसके बाद जो विटामिन के हमें मिलेगा, विटामिन के एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये हमारे ब्लड में ना जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उन्हें रेगुलेट करते हैं। यानी जो हमारी बॉडी में डैमेजेस होंगे वो विटामिन के और ई हेल्पफुल होंगे उन्हें क्योर करने में। तो ऑलिव और सोयाबीन ऑयल, अगर हम वेट लूज, जैसे किसी का वेट बहुत ज्यादा है, तो हम सोया प्रोडक्ट की तरफ आ सकते हैं, सोया मिल्क, सोयाबीन ऑयल, सोया सोया नट्स, ऑलिव और पीनट। और जो डी लेंगे हम, डी तो वैसे हमें पता है कि हमें विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, लेकिन जब एक ये समर का सीजन होता है तो कोई धूप में नहीं बैठ सकता, तो वो कोशिश करेगा कि एग ले, फिश लीवर ले, तो इससे वो अपनी विटामिन डी को कंट्रोल कर सकते। लेकिन लेना लिमिटेड अमाउंट लेना, आपने बहुत ज्यादा नहीं लेनी। और फ्रिक्वेंट मील्स रखने हैं, हमने कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, फाइबर इंटेक करना है ज्यादा, डाइजेशन, ब्लोटिंग। अगर सर्जरी के ना 1 वीक बाद हमने शुरू करना है लेस मीट, बहुत ज्यादा मीट हमने नहीं लेना। और मीट भी कौन सा लेना, लीन मीट। लीन मीट का मतलब होता है कि उसमें ना फैट ना हो। अगर फैट का पोर्शन है तो हम उसे कट कर देंगे और सिर्फ मीट पोर्शन लेंगे, ताकि वो लिवर की ना रिजनरेशन में हेल्प कर सके। और जो दूसरे फूड जो आ सकते हैं, वो जैसे कुक राइस हो गया, जो हम अवेलेबल होंगे हमारे पास डेली रूटीन में। कुक राइस, चपाती, ब्रेड, मिल्क पुडिंग हो गई, कर्ड, प्योर वेजिटेबल, खिचड़ी, पोरी, ये हम इन्हें दे सकते हैं। और बीन्स, मीट वही लीन मीट में आएगा, और फूड जूसेस आ जाएंगे। चिकन हम दे सकते हैं ना, फिश भी दे सकते हैं नॉर्मल। और सॉफ्ट कुक एग, लाइट कुक एग दो, हार्ड बॉइल्ड ना, सॉफ्ट कुक एग देने हमें हमने। और न्यूट्रिशनल रिच देनी है, फैट और कैलोरी रिच फूड नहीं देनी। और जो फैट हमने रखना है परसेंटेज, वो डेली अमाउंट के हिसाब से 20 ग्राम पर डे होना चाहिए, 20 ग्राम। वैसे हम तो लेते हैं ना 35 तक चले जाते हैं, 35 तक हम फैट पर होते हैं, लेकिन जो हम कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए लेंगे वो 20 ग्राम पर डे। नाउ नेक्स्ट, कोलेसाइटोकाइन का मैकेनिज्म क्या होता है, पीसीके। इसका ये होता है कि ये कंट्रैक्शन करवाता है। अब हमें पेन क्यों महसूस होता है, ये उसको एक्सप्लेन करेगा कोलेसाइटोकाइन। जब हम फैटी फूड खाते हैं तो कोलेसाइटोकाइन का काम है कि जब फूड आता है गैस्ट्रिक में तो ये कंट्रैक्शन करवाता है। तो जब कंट्रैक्शन होगी तो उससे पेशेंट को और ज्यादा पेन होगा, ये कंट्रैक्शन करवाना शुरू कर देगा ऑर्गन की, तो उसे पेन होगा। अब कोलेसाइटोकाइनिन कंट्रैक्शन जो करवाता है, ये गैस्ट्रिक एम्फिटाइन को रोकता है, यानी फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए, इसमें फैट जो है वो इमल्सीफाई अच्छी तरह हो बाइल के साथ। लेकिन जब हमारा गॉल ब्लैडर ही अच्छी तरह काम नहीं करेगा,
और वहाँ कॉमन बाइल डक्ट की ब्लॉक होगी, तो कंट्रैक्शन जब होगी बाइल स्लीप नहीं होगा, और जब बाइल स्लीप नहीं होगा तो फैट मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो ब्रोकन डाउन नहीं होगा। तो इस तरह से डाइजेशन सही तरह नहीं होगी और एम्पटाइम भी सही नहीं होगी, और इस तरह स्टमक इश्यू के साथ लिवर की प्रॉब्लम होगी, और इसका जो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो अलग से होगी। इसलिए ग्रीजी फूड और ये चॉकलेट, ग्रीजी फूड, कैफीनेटेड ड्रिंक, इस तरह की चीजें इनको अवॉइड करवाएंगे। नेक्स्ट, प्रिवेंशन में आ जाता है कि सर्जरी से पहले भी वो वेट लॉस करवाते हैं स्लोली, लेकिन करवाना स्लोली है। अगर हमारे घर में इनिशियल स्टेज में है तो हम खुद ही उनको कवर कर सकते हैं, बजाय कि हम सर्जरी की तरफ जाने से इन चीज़ों को हम खुद ही कवर अप कर लेंगे, और मेंटेन करवा सकते हैं हेल्दी वे। जो डाइट हमने बताई है उसमें जा सकते हैं, खिचड़ी, राइस, चपाती। और राइस जो आप लेंगे वो बॉइल्ड में लेने हैं, यानी ऑयल में या घी में पका कर नहीं लेना, बॉइल्ड लेने। तो इस तरह की चीज़ों की तरफ हम आ जाएंगे, इससे वेट भी उसका खुद ही लूज होना शुरू हो जाएगा जब उसका फिर डाइट लेगा, और उसका पेन भी कम होगा, और मेडिकेशन के जरिए ही ठीक हो सकती है जल्दी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नाउ द क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच मैम आयशा, मैम हिरा, आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अब जो है वो आप चैट बॉक्स देख लीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आंसर करना चाहिए तो आप उसे आंसर कर दीजिए। मोस्टली बच्चों ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो है वो मैसेज किए हुए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ हमारी जीएम मौजूद है मैम नाजिया अरशद, वो उनके क्वेश्चन के आंसर दे रही हैं। वेलकम टू PIPRC मैम नाजिया, हम आपको वेलकम करते हैं इस वेबिनार में। और इसके अलावा मैंने भी क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, आपको मैं बोल के बताती हूँ, आप उनका आंसर कर दीजिएगा प्लीज़। हदीका हसन ने क्वेश्चन किया है, जी मैम फैटी फूड्स में किस तरह गॉल स्टोन होते हैं? जी मैम। फैटी फूड्स में इतना गॉलस्टोन्स होते हैं कि पहले तो ना एल्टर होती है म्यूकोजल वॉल, म्यूकोजल वॉल की एल्ट्रेशन होती है जब हम फैटी फूड स्टार्ट करते हैं। नहीं, एक तो होता है ना हैबिट्स हो जाती है हमारी कि नहीं, एक ये ना फैट जो होता है हमारी भूख को बढ़ाता है, यानी जब हम बर्गर वगैरह खाते हैं तो हम हमें बहुत मजे का लगता है, वो हमारी एपिटाइट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो थोड़ी देर बाद हमें फिर भूख लगने लग जाती है। तो इस तरह ना ये एक म्यूकोजल एल्ट्रेशन आ जाती है हमारी वॉल्स में, जिसकी वजह से ना जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो स्टोर होने लग जाता है वॉल्स के अंदर। जब कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है तो वो प्लेग बन जाता है, और प्लेग हार्ट फॉर्मेशन में स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज होती है वो स्टोन छोटा होता है, तो वो ये है कि जब हम डाइट में चेंजेस कर लेंगे, फैटी एसिड, ग्रीजी, बहुत ज्यादा फूड, यानी कम ऑयल पे आ जाए, तब भी आप कर सकते हैं कंट्रोल। ये नहीं कि टोटली आपने फैट का खत्म कर देना। फैट हम फिर किस साइड से लेते हैं, जैसे हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड, नट्स और ऑलिव ऑयल, सोया ऑयल, इस तरह की चीजों की तरफ आएंगे। जो सैचुरेटेड दे रहे हैं हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा। और जो जी ये थैंक यू सो मीट मच मैम हिरा, होता है ना आपने। हमारा लीवर, कॉड लिवर, इनमें बहुत हाई फॉर्म में ना कोलेस्ट्रॉल होता है, ये रिच सोर्स है कॉड लिवर। तो इनको हम अवॉइड करवाते हैं जो इस तरह जी के पेशेंट होते हैं, क्योंकि फिर थैंक वो यू गॉल स्टोन बन गया और वो रिमूव नहीं हो पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा। आप जो है वो क्वेश्चंस के आंसर जरा ब्रीफ रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और हमारा टाइम वाइंड अप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाए तो बॉयल कहाँ पर स्टोर होगा और क्या प्रोसीजर होगा? शॉर्ट में बताइएगा प्लीज, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी, ओवर टू यू। जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है ना, तो फिर एक टोटली जो रिमूव हो गई है चीज, तो फिर हम उसकी अमाउंट नॉर्मल रखते हैं फैट की। फिर जरूरी नहीं है कि वो बहुत हाई खा रहा है, लो खा रहा है, लिमिट में ले रहा होता है, क्योंकि उसका बाइल तो रिमूव हो गया। अब वो फैट सोल्यूबल वाइटामिन के ऊपर ही होता है उसका इन्हिसार, क्योंकि गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है। कॉमन बाइल डक्ट को कट करके एक तो होता है ना कनेक्शन चेंज कर सकते हैं, वो तो ज्यादा MBBS का ही टॉपिक है। तो हमने ज्यादातर इस पर ध्यान देना कि हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सर्जरी की तरफ हमने नहीं जाना। ओके बस ये जी, है कि थैंक हम यू। ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेट की तरफ आएंगे। जी ठीक हो गया, थैंक यू डॉक्टर हिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये डिजीज किडनीज पर इफेक्ट करती है? नहीं, किडनी पर ये डिजीज अफेक्ट नहीं करती।
किडनी पर हमारा सडनली वेट लॉस इफेक्ट करेगा। यानी अगर हम सडन वेट लॉस हमारा हुआ है किसी भी स्ट्रेस की कंडीशन में, तब हमें गॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं और किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। सडन वेट लॉस नहीं करना आपने, कि अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया। आजकल फिजिकल फैक्टर्स बहुत ज्यादा करते हैं कि इतना मोटा है, पतला है, यूं है, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस में आके सडनली वेट लॉस करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, तो ये किडनी पर अफेक्ट करता है। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप सबको बताते चलूँ कि ये जो वेबिनार है ये एक फ्री वेबिनार है, इसलिए इसका कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। हमारे जितने भी वेबिनार्स होते हैं वो फ्री होते हैं मोस्टली, और उनके सर्टिफिकेट्स नहीं होते। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो 200 पर हेड फ़ी आप जज़ या इसी पैसा के ज़रिए हमें सेंड कर सकते हैं। बदले में आपको सर्टिफिकेट जो है वो PIBRC की टीम आपके ईमेल एड्रेस पर आपको सेंड कर देगी। आई होप कि आप सबके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे दिए गए हैं। अगर किसी बच्चे का स्टिल कोई क्वेश्चन रहता है तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, डॉक्टर हिरा हमारे साथ हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगी। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जी रिकॉर्डिंग्स शेयर की जाएंगी, तो यस एब्सोल्युटली, रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दी जाती है। PIPRC के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं, आपको दिखा भी देती हूँ अभी कुछ देर में। आपको जो है वहाँ पर रिकॉर्डिंग मिल जाती है विद इन 24 आवर्स। स्लाइड्स वगैरह और कंटेंट वगैरह जो है वो शेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये प्राइवेसी की जो है ना कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये चीज़ें शेयर नहीं करते। ये सारा कंटेंट जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। मिस्टर दलहा का क्वेश्चन आया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का लिंक एक्सप्लेन कर दीजिए, और मैम लाइबा का भी क्वेश्चन है, उनको भी हम लेते हैं। जी डॉक्टर हिरा, इंसुलिन का कनेक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए, ब्रीफली आंसर कीजिएगा प्लीज। ओवर टू यू। इंसुलिन इंसुलिन का करेक्शन क्रोहन डिजीज से है। क्रोहन डिजीज जब होती है तो ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है हमारी बॉडी में। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, वेट गेन हो जाता है। जब वेट गेन होता है तो वो जाहिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा बॉडी में, तो उससे प्लेक बन जाएगा। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हमारा वेट भी ना बढ़े, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बढ़ती है तो वेट गेन ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो ये अफेक्ट करता है। और एक क्वेश्चन ओके। था कोलेंगाइटिस। कोलेंगाइटिस जी जी जी। जी जो है ना मैम। वो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर और गॉल ब्लैडर ही है। बस इनके नेम थोड़े कोलेक्टाइटिस इस तरह सेम है, ये नेम मीनिंग इनका सेम ही है। नेम थोड़े से चेंज हो जाता है लेकिन मीनिंग सेम है। इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड लिवर, कोलेंगाइटिस। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइबा अजीज का। आपने इमिडेस में बताया है कि एप्पल के सीड्स हम इंटेक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना इंटेक कर सकते हैं? टॉक्सिक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि एप्पल के सीड्स का टॉक्सिक इफेक्ट भी होता है। जी मैम। ये 200 मिलीग्राम जब लेते हैं ना, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक बताया। जो ओवरऑल है, जो इसके ऊपर पूरा सेशन है, वो एक फिर अलग सेशन है कि एजेस के हिसाब